उत्तराखंड का क्या उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य देखो। उस जनता ने ऐसी सरकार चुनी है जो केवल और केवल राज्य से बाहर के लोगों को ही फायदा देने में लगी हुई है। देखिए, नौकरी बाहर के लोगों को, राज्य से बाहर के लोगों को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े बिजनेस डील बाहर के लोगों को। और आज तो इतना ये हो गई है कि पंचायती चुनाव हो गए और आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की है कि जहाँ अनुसूचित जाति का नहीं वहाँ अनुसूचित जाति कर दी, जहाँ अनुसूचित जनजाति का एक भी आदमी नहीं वहाँ अनुसूचित जनजाति कर दी, जहाँ ओबीसी का एक भी आदमी नहीं वहाँ ओबीसी कर दिए। तो क्या कर रही है सरकार? और बाहर से लोगों को लाके वहाँ चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। मैं उत्तराखंड की जनता से आह्वान करता हूँ, उसको कहना चाहता हूँ कि इसका बहिष्कार करें, बाहर से किसी को भी घुसने न दे। चुनाव लड़ना तो दूर, वैसे भी न घुसने दे, छोड़ दे, कोई बात नहीं, चुनाव का बहिष्कार करें। लेकिन इस तरह की जो हरकतें ये सरकार कर रही है उत्तराखंड के लोगों के साथ, उसका माकूल जवाब दें, इसका करारा जवाब दें। मैं ये उनसे अपील। लाइसेंस दिखा। क्या हुआ? शेरनी ने बिल्ली का बच्चा दिया है? बत्ती न दिखती तेरे को? लाइसेंस दिखा। नमस्कार। उत्तराखंड आंदोलन की यादें का प्रोग्राम है, खासकर उत्तराखंड आंदोलन का विजन और उसका संघर्ष। चट्टानें भी कांप उठी उत्तराखंड के जुनून से, उत्तराखंडियों ने लिखा इनकलाब अपने खून से। ये 2 अक्टूबर के घटना के बाद का नारा था और उस आंदोलन के दौरान जो प्रमुख नारे थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पर उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा सेनानी है, पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। ये प्रमुख नारे थे उस आंदोलन के। और इसको शुरू करने से पहले मैं माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं, तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाएं। केदारखंड और मानसखंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाएं। उत्तराखंड आंदोलन एक बहुत लंबी तपस्या थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। क्योंकि हम देखते हैं जब ऋषि मुनियों और बड़े बड़े तपस्वियों की कहानी सब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ा तपस्वी था। विश्वामित्र ने इतनी बड़ी तपस्या की, वशिष्ठ ने इतनी बड़ी तपस्या की, उसने इतनी बड़ी तपस्या की। और जब हमारे लोग, हमारे बीच के लोगों ने इतनी बड़ी तपस्या की, 22 साल तक तपस्या की, उस तपस्या को हमने तवज्जो नहीं दी। 22 साल, ये हर साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। और हर सेकंड, हर पल जो आंदोलनकारी है या कोई भी आदमी जब संघर्ष करता है तो वो हर बार ये सोचता रहता है कि क्या कैसे प्रोग्राम होगा, कल का प्रोग्राम कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को सोचता है। और अब तो ये सारी तपस्याओं के बाद राज, इतना बेहतर राज होना चाहिए, खुशहाल उत्तराखंड होना था, वो नहीं हुआ। उन्हीं चीज़ों को, चर्चा को लेके अब हम बढ़ा रहे हैं। उसकी हमारी प्राथमिकता क्या थी कि अलग उत्तराखंड राज्य तो प्राथमिकता थी ही थी। अनुच्छेद 371 था, मूल निवास का निर्धारण 1980 था, राज्य की नौकरियों में वहाँ के स्थानीय युवाओं की नियुक्ति थी और केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण की बात थी। वनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार मिले, वो बात थी। और जो परिसीमन है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का, वो उसका निर्धारण था क्षेत्रफल के आधार पर हो। सोच रहे थे कि नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही, भ्रष्टाचार आदि का हल होगा उत्तराखंड।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन की कारगर व्यवस्था से पलायन पर रोक लगेगी और शासन और प्रशासन में जनता की आसान पहुंच में होगी और उसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नौकरशाही कम से कम होगी। ये लेके लोग चले थे और जब राज्य मिला तो आपके सामने है। मैं अपना इस आज का जो मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसमें आज मैं एरी जी का एक 13 जनवरी 2018 का एक वक्तव्य है प्रेस क्लब का, मैं दिल्ली का, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद एरी जी ने वाजपेयी जी को एक लेटर दिया था जब 26 संशोधन हुए थे, उसके बाद वो आपको दिखाऊंगा। ये
जिनके अध्यक्ष थे मिस्टर रामशंकर कौशिक, उसके सेक्रेटरी थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, और उसके संयोजक थे प्रगति विकास सचिव आदर्श टोलिया। इतनी हाई पावर कमेटी बनाई गई, उसकी ज्यादा बैठक हुई। पहली बैठक अल्मोड़ा में, दूसरी बैठक पौड़ी में, तीसरी बैठक काशीपुर में और चौथी बैठक लखनऊ में हुई। और उसमें उत्तराखंड राज्य के प्रारूप पर, उसकी बायोलॉजी पर, ये आखिर किसे सक्षम होगा कि होगा, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, तमाम सारे मुद्दे उस कौशिक समिति के उसमें थे। और राजधानी में एक प्रमुख विषय था कि कहाँ राजधानी होनी चाहिए। उस समय कौशिक समिति के में ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बैठ के रिपोर्ट बना दी थी, और सक्रिय भागीदारी रही उत्तराखंड के विभिन्न संगठनों की, चाहे वो राजनीतिक संगठन थे, चाहे विद्यार्थियों के संगठन थे, व्यापारियों के संगठन थे, वकीलों के संगठन थे, तमाम सारे संगठनों का व्यापक दिमाग रहा। और उसके बाद वो कौशिक समिति की रिपोर्ट आई। उस कौशिक समिति की रिपोर्ट में और चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन गैरसैंण के मामले में उसने अपनी फाइंडिंग थी, अपनी निष्कर्ष निकाला। 65% से ज्यादा लोगों ने गैरसैंण को राजधानी के रूप में स्वीकार किया है। राज्यपाल हमारा आंदोलन चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि राज्यपाल शासन के दौरान मोतीलाल वोरा जी ने एक कमेटी रची, ये सरकारी बात है, और वो कमेटी का हेड है सुरेंद्र सिंह पांडे, अपर मुख्य सचिव बन गए। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बन सकती है नहीं बन सकती, इस पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दीजिए। उसके लिए 7.5 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया। और पार्टी जी ने वहां दौरा भी किया। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई नहीं बनाई तो नहीं जाता। उसके बाद चुनाव हो गए, सरकार आगे बीजेपी। तो बता दें क्या अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय होने के बाद उनको संसद नहीं कर सकते थे? नहीं, पता ही दिखाना। 1996 में सरकार बन गई थी, उसके लिए मिनी सर्कुलर चल रहा था और सर्वे होना था, उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो राज्यपाल शासन के दौरान हुआ, चुनी हुई सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इससे मंशा साबित होगी कि ये चाहते क्या थे, क्या चाहते हैं। ये इनसे मैंने बनाया उसका भी मसौदा अवतार भाई से। मैंने कहा कि जो बिल पास हुआ जरा दिखा देगा, अभी देखें क्या है। तो ये मसौदा यही लेके आए थे। कैसा राज्य है ये? तो हमारा राज्य है ही, किसने दे दिया? हमने मैंने रात नहीं किया उसको। दूसरे दिन सुबह कार्यालय की वाली थी, हरीश रावत की थी और मुझे खाने लोकसभा में थे। तो मैंने उनको फोन मिला, मैंने कहा मान्यवर ये राज्य का मसौदा क्या ये हमारा राज्य तो है नहीं, ये तो भाजपा ने आपको छोड़ दिया, हमारा हमको निवेश बना के रह गया और आपने इस पर संशोधन क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है। तो उनका जवाब था कि भाई ये ऐसा है, ये लोग राज्य बनाना नहीं चाहते और ये चाहते थे कि ऐसा बिल बना दो जिसका विरोध हो, तो ये उठा के ठंडी वस्तु में डालने का विरोध हो गया, इसलिए हम इसको पालन नहीं कराते। कोई हक हमारे लिए सारे जो सारा उत्तर प्रदेश का हकूक है, हमारे सरस्वती पर, पानी पर, हमारे जंगल पर, तो और आगे भी हमारे हाथ बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बातचीत होगी, इसको ठीक करेंगे, थोड़ा देखते हैं कि इनकी क्या रणनीति है, क्या सोच है इस विधेयक के बारे में। तो मैंने कहा मैंने तिवारी से बात कर ली है महेंद्र भाई, अब आप हरीश रावत जी से बात करो, वो क्या कहते हैं। तो हरीश रावत जी तो पार्लियामेंट में थे नहीं, तो महेंद्र पाल जी ने हरीश रावत जी को फोन किया कि कुछ है नहीं, फलाना फलाना। तो उन्होंने भी लगभग वही जवाब दिया जो तिवारी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि ये सब प्रपोजल था, ये चाहते थे कि थोड़ा भी विरोध कर जाए, थोड़ा भी संशोधन आ जाए, तो ये बिल्कुल स्थगित कर दें, इसलिए हम लोग अभी चुपचाप इसको पास होने दिया। तो मतलब ये दूसरे दिन हमको वहां जाना था, तो मैंने कहा कि आप
चर्चा करी कि ये राज्य का मसौदा ये है, जो विधेयक पार्लियामेंट में पास हुआ वो ये कुछ भी नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में फेंके जाने वाला है और इससे ये इस विधेयक से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के गुलाम बन गए। तो पहले मैंने विधेयक के बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि चलिए जो भी बनाया जैसा भी बनाया आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का गठन इसलिए हुआ ताकि उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ेंगे, उत्तराखंड राज्य हासिल करके रहेंगे। हमने कहा वो संकल्प हमारा पूरा हो गया। तो अब ये है कि गांधी जी ने भी कहा था कांग्रेस को हम कर दो, ऐसे अपने उत्तराखंड काम को बंद कर दें। अगर वो मान लिया उन्होंने शायद इससे भी खुशी होगी। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि राज्य में बहुत सारी खामियां हैं, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो उत्तराखंड कांग्रेस का काम तो पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए आप उत्तराखंड कांग्रेस को भंग न किया जाए और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हमने उस विधेयक की जो खामियां थी, जो 26 और 29 संशोधन उत्तर प्रदेश की असेंबली ने पारित किए थे, उन संशोधनों को जो उत्तर प्रदेश से हट गए थे, इनकॉर्पोरेट करके जो पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया केंद्र सरकार ने, उसका नतीजा था ऐसा राज्य बनना, उसका नतीजा था ऐसा विधेयक पारित होना। तो सबने कहा कि इसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं आपको ईमानदार से बताऊं, मैं से बहुत सारे लोगों का है कि नहीं या रहेगी नहीं, हमने पूरे साल भर पूरे उत्तराखंड में मार्च निकाला था, यात्रा निकाली और पर्चा छापा और न्यूज़ पेपर सुगम्य भाषा में उन प्रावधानों का उल्लेख किया कि ये प्रावधान है और इस प्रावधान का मतलब ये है। हमें ये दुर्गा पीटा अधिकार भी बना दिया गया, यहाँ तक कि हमको अपनी जमीन में कानून बनाने का अधिकार भी नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि सीलिंग का मामला था। तराई में हमारे पंजाब से आए हुए भाई लोग थे, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन इनके अंदर ये हमने इतना भी कहा कि अभी शंकर भाई आपको याद होगा तराई में जब ये जमीन के बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है। कंकरेंट लिस्ट में नहीं, केंद्र सरकार भी कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार भी कानून
इसमें के जब ये संशोधन हुए थे तो एरी जी ने 4 दिसंबर 1998 में एक पत्र लिखा था। माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनको अपने हाथों से मतलब हैंड रिटन लेटर भेजा था, टाइपिंग नहीं किया था। इस लेटर को मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आंदोलन में बहुत सारे संगठन आए और उसका भी मैं आपको लेटर बनाऊँ। जैसे ही चुनाव आया 96 में 11वीं लोकसभा का, तो सारे संगठन खो गए और सब चुनाव में चले गए, और 98 में जो 26 संशोधन हुए उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यानी उत्तराखंड राज्य के प्रति, आंदोलन के प्रति कितनी ईमानदारी थी। उत्तराखंड में लोगों की प्रवृत्ति वही हो गई, जिस तरीके से चुनाव में आते हैं, चुनाव आता है तो बहुत सारे संगठन हो जाते हैं, वैसे ही आंदोलन की जैसे तेजी देखी तो संगठनों की भीड़ लग गई, संगठन बहुत हो गए। परंतु ज़मीन में जब परेशानियां हुई, जैसे चुनाव की चुनौती आई और चुनाव बहिष्कार की बात हुई, तो लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने के बजाय चुनाव में उतर गए, और वही संगठन जो 79 से उत्तराखंड राज्य आंदोलन कर रहे थे वो चुनाव मैदान में रहे। और जब 26 संशोधन हुए तो फिर उन पर बात कौन करता। और ये उसके बाद येरी जी का ये पत्र है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, प्रतिष्ठा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय उत्तराखंड राज्य विधेयक शीतकालीन सत्र में ही पारित किए जाने के संदर्भ में। मान्यवर उत्तराखंड एवं दिल्ली प्रदेश से आए उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता इस रैली के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं। रैली भी उस दिन की थी, एक रैली की थी, रैली के बाद ज्ञापन दिया था। महोदय, फर्स्ट मांग है उसमें, महोदय आपकी सरकार द्वारा वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही उत्तराखंड राज्य निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी, पर इस बीच विभिन्न सूचना माध्यमों से भाजपा के शीर्ष नेताओं के बयानों से लगता है कि राज्य विधेयक वर्तमान सत्र में आपकी सरकार नहीं ला रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेद का विषय है। साथ ही उत्तराखंड की जनता के आत्म बलिदानी संघर्ष का अपमान है। अतः हमारी मांग है कि जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक पारित हो। दूसरा है, मान्यवर उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार जनपद ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के भूभाग हैं। उन्हें उत्तराखंड से अलग करना उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात ही नहीं बल्कि इसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भंग करने का षड्यंत्र है, जिसे उत्तराखंड की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। अतः निवेदन है कि उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार जनपदों को उत्तराखंड से अलग नहीं किया जाए। तीसरा है, महोदय उत्तराखंड की जनता उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में लाए गए 26 संशोधन के सख्त विरुद्ध है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह षड्यंत्र रचा है। अतः आपसे निवेदन है कि देश की संसद इन सभी 26 संशोधनों को अस्वीकार करे, उत्तराखंड के नाम में परिवर्तन न हो और क्षेत्रीय संसाधनों पर उसका अधिकार अक्षुण्ण रहे। महोदय, आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड गठन संबंधी प्रस्ताव वर्तमान शीतकालीन अधिवेशन में ही पारित कराएंगे। ऐसा ना होने पर स्थिति में उत्तराखंड क्रांति दल और क्षेत्र की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। भवदी काशी सिंह एरी, पूर्व विधायक एवं केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल एवं उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। ये लेटर है एरी जी ने जो दिया था और ये दिल्ली में प्रदर्शन किया था 4 दिसंबर 1998 का। और ये जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं इसका मेन मकसद है उन लोगों को जगाना जो लोग 94 में जागे थे और 96 आते आते स्थिर पड़ गए। 96 के चुनाव में कुछ लोग गायब हुए और फिर जब राज्य की घोषणा हुई तो अधिकांश गायब हो गए। केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही इन मुद्दों पर लड़ती रही और लड़ रही है। ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी। जैसे ही 26 संशोधन हुए
तो 94 कैसा आंदोलन खड़ा होना था, उन सब की जिम्मेदारी थी जो 94 में खड़े हुए थे, जो लाल किले में मंच पर बैठने के होड़ में शामिल थे, जो कह रहे थे मैं मंच का संचालन करूंगा, मैं मंच का संचालन करूंगा। हमारे इस जो प्रोग्राम है, जो लाइव आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष, उसके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि उन लोगों को, जो लोग, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हों, चाहे वो कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे प्रधानों के संगठन हो, छात्रों के संगठन हो, युवाओं के संगठन हो, व्यापारियों के संगठन हो, या राजनीतिक संगठनों के संगठन रहे हों, उन्हें सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से वो 94 आंदोलन में आए थे, जिस तरीके से एक लंबी उन्होंने जमात उनकी लगाई थी संगठनों की, करीब जो 40-50 संगठन खड़े हो गए थे आंदोलन में, रातों रात खड़े करते, चाहे वो कागजी थे, कुछ भी था, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं लाऊंगा सामने। तो वो जब ये 26 संशोधन हुए और जब 3 संशोधन और हुए, तो अकेला उत्तराखंड क्रांति दल क्यों रहा मैदान में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को उत्तराखंड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि आखिर एक कुकुर मुत्तू की तरह जो अचानक आ गए इतने संगठन, तो ये कहाँ से आते हैं, और जब एक निर्णायक स्थितियाँ होती हैं कहाँ गायब हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और वो 26 संशोधन जो आज हम पर भारी पड़ रहे हैं, आज उत्तराखंड की त्रासदी के कारण बन रहे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार यही लोग हैं। अगर उनको डर होता कि अगर हम ये संशोधन करेंगे तो उत्तराखंड की जनता 94 की तरह सड़कों में आ सकती है, अगर हम उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात करेंगे तो 94 का ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है, अगर उनको ये डर होता तो इस तरह की संशोधन नहीं होते। हमारे बिजली, हमारे पानी, हमारे सिंचाई व्यवस्था, हमारे जो सारे संयंत्र हैं, जो वहाँ के सड़क, जो पथकर है, और वहाँ के जो भूमि कानून है, उन पर हमारे जो उन्होंने अधिकृत कर रखा, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो उनके अधीन है, उत्तर प्रदेश के अधीन है, वो नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार हम सारे लोग हैं, जो लोग अपने को आंदोलनकारी बन के संगठनों में आए, जो लोग मतदान दे के इन लोगों को बार बार चुन रहे हैं। ये जो सारी त्रासदी उत्तराखंड के साथ हुई है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं आज का प्रोग्राम इन्हीं शब्दों के साथ कि हम एक बार फिर जागें और उन सबको जगाएं जो 94 में आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो लोग आज आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनकी भी भूमिका देखनी चाहिए कि वो इन संशोधनों के बारे में क्या बोलते हैं। आज कोई आंदोलनकारी का सरकारी घोषित आंदोलनकारी बने हैं लोग, बड़े बड़े संगठन बना दिए हैं, और हो सकता है हजारों की संख्या उनकी है, और वो लोग उन संशोधनों पर क्या बोल रहे हैं, जो उत्तराखंड की त्रासदी है उस पर उनका विजन क्या है, उत्तराखंड आंदोलन का उनका विजन क्या है, क्या उनका विजन एक सर्टिफिकेट लेना था, ये भी सोचना पड़ेगा। और मैं कल और नई जानकारी लेके आपके सामने पेश होऊंगा, वही 5:30 से 6 बजे। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ कि मैं 14 तारीख हफ्ते भर की हलचल लेके हर मंगलवार रात के 9 से 10 बजे आऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा विजन था उसमें कितना काम इन सरकारों ने किया और कितना बाकी है, और हम लोगों को उस पर दबाव डालने के लिए क्या करने की ज़रूरत होगी, उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।